वेलकम टू डॉक्टर ए क्लासेस। हम आज इंजीनियरिंग जियोलॉजी की शुरुआत कर रहे हैं। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को ज़मीन के बारे में ज़रूरी जानकारी देता है। सोचिए, आप एक इंजीनियर हैं और आपको एक इमारत, पुल या सड़क बनानी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सब किस ज़मीन पर खड़ा होगा। यहीं से यह सब्जेक्ट काम आता है। इंजीनियरिंग जियोलॉजी सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को ज़मीन के बारे में वो सारी ज़रूरी जानकारी सिखाता है जो हर कंस्ट्रक्शन से पहले जानना ज़रूरी है। ये सब्जेक्ट हमें बताता है कि सॉइल, रॉक्स और ज़मीन का पानी किसी भी इमारत या प्रोजेक्ट पर किस तरह असर डाल सकते हैं। यहाँ हम इंजीनियरिंग के मुश्किल कॉन्सेप्ट को आसान और मज़ेदार तरीके से सीखेंगे ताकि आपकी पढ़ाई न सिर्फ आसान हो बल्कि आप उसमें महारत हासिल कर सकें। Learning objectives: understanding the fundamental principles of geology and applying them correctly to civil engineering projects, यानी जियोलॉजी के बुनियादी उसूलों को समझकर उन्हें सिविल इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट्स में सही तरीके से लागू करना। रीडिंग एंड इंटरप्रेटिंग जियोलॉजिकल मैप्स, डेटा एंड रिपोर्ट्स, यानी जियोलॉजिकल मैप्स, डेटा और रिपोर्ट्स को पढ़ना और उनको समझना और सीखना। Gaining practical knowledge of site investigation techniques and understanding their importance in civil engineering, यानी साइट इन्वेस्टिगेशन की तकनीकों को प्रैक्टिकल तरीके से सीखना और यह समझना इंजीनियरिंग के काम में इनकी क्या अहमियत है। What is जियोलॉजी? जियोलॉजी क्या है? जियोलॉजी साइंस की वह ब्रांच है जो अर्थ की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रोसेसेस की स्टडी करती है। जियोलॉजी यूनानी वर्ड से बना है। जियो का मतलब है अर्थ और लोगोस का मतलब है साइंस या स्टडी। यह हमें बताता है कि हमारी अर्थ कैसे बनी, इसकी बनावट कैसी है और किन प्रोसेसेस से इसकी आज की शक्ल बनी है। इसमें हम समझेंगे रॉक्स और मिनरल्स कैसे बनते हैं, प्लेट्स कैसे मूव करती हैं और जमीन और मौसम और लाइफ फॉर्म की कहानी। जियोलॉजी हमें अर्थक्वेक, वोल्केनोज और लैंडस्लाइड जैसी कुदरती आफतों को समझने में भी बहुत मदद करती है। इसका इस्तेमाल माइनिंग, सिविल इंजीनियरिंग और एनवायरनमेंट मैनेजमेंट जैसे कामों में भी होता है। हाउ जियोलॉजी इवॉल्व्ड, या जियोलॉजी का सफर। अर्थ की कहानी को समझने का सफर बहुत लंबा और दिलचस्प रहा है। शुरुआत हुई इंसान के आम ऑब्जर्वेशन से। जब लोगों ने पहाड़, नदियों और चट्टानों को देखा तो उनके जहन में सवाल खड़े होने लगे, ये कैसे बने, जमीन के अंदर क्या है। धीरे धीरे इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश हुई। सोचने वालों और जानकार लोगों ने अपनी थ्योरीज पेश की। किसी ने कहा जमीन पानी पर टिकी है, किसी ने कहा ये आग का गोला है। लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं हुए। लोगों ने महसूस किया कि सिर्फ इमेजिनेशंस काफी नहीं है। तब उन्होंने साइंस, एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन का सहारा लिया। यहीं से असली साइंटिफिक बुनियाद रखी गई। आज भी नए सवाल सामने आते हैं, जैसे जमीन कब बनी, इसकी गहराइयों में क्या है और दूसरे प्लैनेट्स पर जिंदगी के निशान कहाँ मिल सकते हैं। इन सवालों के जवाब अब हमें टेक्नोलॉजी और रिसर्च की मदद से मिल रहे हैं। एंशिएंट ऑब्जर्वेशंस। हजारों साल पहले मिस्र, बेबीलोनियंस और यूनान जैसी सिविलाइजेशंस थी। लोग सिर्फ पत्थरों को देखते ही नहीं थे बल्कि उनका इस्तेमाल अपनी जिंदगी के अहम कामों में करते थे। पिरामिड हो या मंदिर, बड़ी इमारतें बनाने के लिए मजबूत और टिकाऊ पत्थर चाहिए थे। उन्हें यह समझना पड़ता था कि कौन सी चट्टान कितनी मजबूत है और कहाँ इस्तेमाल हो सकती है। औजार और हथियार भी पत्थरों से बनाए जाते थे, जैसे फ्लिंट से तीर की नोक और ऑब्सीडियन से चाकू। इसका मतलब है कि वो पत्थरों की खूबियों को पहचानते थे और उन्हें सही जगह इस्तेमाल करना जानते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, बांध, नहरें और सिंचाई के सिस्टम बनाने में भी पत्थरों का इस्तेमाल होता था। ये असल में इंजीनियरिंग की शुरुआत थी। फिर आए यूनानी स्कॉलर्स। उन्होंने सिर्फ इस्तेमाल से आगे बढ़कर सवाल पूछने शुरू किए। अर्थक्वेक क्यों आते हैं, फॉसिल्स हमें क्या बताते हैं। ये सब आगे की साइंस के लिए बुनियाद साबित हुआ। उनकी ये शुरुआती समझ आने वाले साइंटिस्ट के लिए राह बना गई। असल में पत्थरों का सिर्फ इस्तेमाल करने से लेकर उन्हें समझने की कोशिश ही जियोलॉजी की कहानी की शुरुआत थी। अर्ली थ्योरीज, शुरुआती नजरिया। जब इंसान ने पत्थरों और जमीन को ध्यान से देखना शुरू किया तो उसके जहन में नए सवाल उठने लगे। जमीन कैसे बनी, जलजले क्यों आते हैं, नदियां कैसी बहती हैं। इन सवालों के जवाब में अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी थ्योरीज पेश की। कुछ ने कहा कि जमीन पानी पर टिकी हुई है, कुछ का मानना था कि जमीन एक आग गोला है
लोगों का मानना था कि पहाड़ और जमीन की शक्लें आसमानी हादसों और जमीन की हलचल से बनी है। यानी अर्थ की बनावट सिर्फ एक खामोश तरीका नहीं थी, बल्कि उसमें जबरदस्त हलचल और बदलाव शामिल थे। भले ही ये सोच आज की नजर में अधूरी और गलत लगी, लेकिन उस जमाने के लिए ये बहुत अहम थी, क्योंकि पहली बार इंसान ने जमीन के राजों को समझने की कोशिश की थी। सिर्फ देखने या इस्तेमाल करने की हद तक नहीं रुका था। इन शुरुआती समझ ने इंसान की सोच को एक सही रुख दिया। लोगों ने महसूस किया कि जमीन की कहानी को समझने के लिए सवाल करना और जवाब ढूंढना जरूरी है। अर्ली साइंटिफिक अप्रोच, शुरुआती साइंटिफिक अप्रोच। एक वक्त आया जब लोग सिर्फ नजरिया और इमेजिनेशन पर भरोसा नहीं करने लगे। उन्होंने सोचना शुरू किया कि अगर हमें जमीन को सच में समझना है तो हमें सबूत ढूंढने होंगे। यहीं से साइंस का असली सफर शुरू हुआ। लोगों ने चट्टानों के परतों यानी स्ट्रेटा को देखना शुरू किया, फॉसिल्स की स्टडी शुरू की और नदी, पहाड़ और वोल्केनो जैसे कुदरती नेचुरल प्रोसेसेस को गौर से समझने लगे। धीरे धीरे यह एहसास हुआ कि जमीन की कहानी लाखों करोड़ों साल पहले बनी और हर परत यानी लेयर में उसकी एक याद दबी हुई है। इंसानों ने पहली बार जमीन के बारे में साइंटिफिक तरीके से सोचना शुरू किया। ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स और एविडेंस की बुनियाद पर थ्योरीज बनने लगी। इस दौर ने आगे चलकर मॉडर्न जियोलॉजी की बुनियाद रखी। मॉडर्न एडवांसमेंट्स, नए जमाने में जियोलॉजी की तरक्की। जैसे जैसे वक्त गुजरा, इंसान के पास नई नई टेक्नोलॉजी आ गई। अब सिर्फ चट्टानों को देखा या हाथ से परखने का जमाना नहीं रहा। आज हमारे पास माइक्रोस्कोप, सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस और कंप्यूटर जैसे टूल्स और मशीन्स आ गए हैं, जिनसे जमीन की गहराइयों तक झांका जा सकता है। आज जियोलॉजी सिर्फ किताबों की थ्योरी नहीं, बल्कि मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ा एक डायनेमिक सब्जेक्ट बन गया है। ये नॉलेज बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे डैम्स, टनल, ब्रिजेस और स्पेस एक्सप्लोरेशन तक के लिए बुनियाद हो गया है। इंसान अब सिर्फ चट्टानों को नहीं देखता, बल्कि उन्हें समझता भी है, ताकि फ्यूचर और महफूज बनाया जा सके। एवोल्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग जियोलॉजी, इंजीनियरिंग जियोलॉजी का सफर। जैसे जैसे इंसान ने इमारतें, सड़कें और पुल बनाने शुरू किए, वैसे वैसे उसे एहसास हुआ कि जमीन को समझे बिना कोई भी कंस्ट्रक्शन मजबूत नहीं हो सकता। शुरुआती दौर में लोग बस मजबूत चट्टानें चुनकर अपने घर, किले और पुल बना लेते थे, लेकिन ये एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड था, साइंस पर नहीं। बाद में जब साइंस और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, तो इंजीनियरों और जियोलॉजिस्टों ने मिलकर सोचना शुरू किया कि सॉइल, रॉक्स और ग्राउंड वाटर किसी कंस्ट्रक्शन को कैसे असरअंदाज करते हैं। 19वीं और 20वीं सदी में यह एक प्रॉपर सब्जेक्ट बन गया, खासकर जब बड़े डैम, टनल्स और रेलवे प्रोजेक्ट्स बनने लगे। तब जरूरी हो गया कि जमीन और चट्टानों का डिटेल सर्वे किया जाए। आज इंजीनियरिंग जियोलॉजी सिर्फ सर्वे या सॉइल टेस्ट तक सीमित या महदूद नहीं है। यह मॉडर्न टूल्स, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस और कंप्यूटर मॉडलिंग की मदद से कंस्ट्रक्शन सेफ्टी, इकोनॉमी और सुटेबिलिटी इंश्योर करता है। सब डिविजन्स ऑफ जियोलॉजी, यानी जमीन को समझने का सफर। जियोलॉजी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। यह सिर्फ चट्टानों को देखने या जमीन की सतह को समझने तक सीमित या महदूद नहीं है, बल्कि इसके अंदर कई अलग अलग ब्रांचेस या सब डिविजन्स हैं। हर ब्रांच जमीन के एक खास पहलू की स्टडी करता है। ये ब्रांचेस हैं फिजिकल जियोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, मिनरोलॉजी, पेट्रोलॉजी, क्रिस्टलोग्राफी, स्ट्रेटिग्राफी, प्लांटोलॉजी, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, हाइड्रोजियोलॉजी, जियोफिजिक्स, जियोकेमिस्ट्री, फोटोजियोलॉजी, इकोनॉमिक जियोलॉजी, माइनिंग जियोलॉजी और इंजीनियरिंग जियोलॉजी। ये सब डिविजन्स हमें जमीन को अलग अलग एंगल से समझने में मदद करते हैं। एक सिविल इंजीनियर के लिए मिनरोलॉजी, पेट्रोलॉजी, हाइड्रोजियोलॉजी और इंजीनियरिंग जियोलॉजी सबसे ज्यादा प्रैक्टिकली यूजफुल होते हैं। आसान लफ्जों में, जियोलॉजी का हर हिस्सा मिलकर हमें यह सिखाता है, जमीन को समझे बिना कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो सकता। फिजिकल जियोलॉजी, हमारी जमीन की सतह जैसी आज दिख रही है, वो हमेशा ऐसी नहीं थी। यह हर वक्त बदलती रहती है, कभी अंदर से, कभी बाहर से। अंदर की ताकतें जैसे वोल्केनो और अर्थक्वेक जमीन की शक्ल बदल देती है, और बाहर की ताकतें जैसे बारिश, हवा, मौसम का असर और नदी की बाढ़ धीरे धीरे चट्टानों को काटती, तोड़ती और नई शक्लें बनाती है। फिजिकल जियोलॉजी हमें यह समझाती है कि अर्थ क्रस्ट और जमीन की सतह को शेप देने वाले प्रोसेसेस कैसे काम करते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी, अगर आप जमीन की सतह को ध्यान से देखें तो आपको हर जगह अलग अलग लैंडफॉर्म्स मिलेंगे।
कहीं ऊंचे पहाड़, कहीं गहरी घाटियां, कहीं बहती नदियां, तो कहीं रेगिस्तान की रेत। यह सब जियोमॉर्फोलॉजी का सब्जेक्ट है। यह हमें बताती है कि ये लैंडफॉर्म्स कैसे बने, कैसे बदलते रहे और आगे किस तरह डेवलप होंगे। कभी नदियां अपने बहाव से घाटियां काटती हैं, कभी बर्फ पहाड़ों को घिसकर नई वादियां बनाती हैं, कभी हवा रेगिस्तान में टीलों की शक्ल बदल देती हैं और कभी समुद्र की लहरें किनारों की रेत और चट्टानों को नए रूप दे देती हैं। जियोमॉर्फोलॉजी हमें इरोजन और डिपोजिशन के प्रोसेस भी समझाती है, यानी जमीन से मिट्टी और चट्टान का हटना और फिर कहीं और जम जाना। साथ ही ये बताती है कि इंसानी एक्टिविटीज जैसे डिफोरेस्टेशन, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग जमीन के इन नेचुरल लैंडफॉर्म्स पर क्या असर डालती है। मिनरोलॉजी। आपने कभी चमकदार क्रिस्टल, नमक के दाने या रंग बिरंगे पत्थर देखे हैं? ये सब मिनरल्स की ही अलग अलग शक्लें हैं। मिनरोलॉजी हमें इन मिनरल्स की दुनिया से मिलवाती है। ये हमें बताती है कि हर मिनरल की अपनी कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, जैसे रंग, चमक, सख्ती और टूटने का तरीका। मिनरोलॉजी हमें मिनरल्स की आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन करना भी सिखाती है, यानी कौन सा मिनरल कहाँ काम आएगा और उसकी क्या खासियत है। कंस्ट्रक्शन में लाइमस्टोन और ग्रेनाइट, इंडस्ट्री में जिप्सम और माइका और माइनिंग में आयरन ओर और बॉक्साइट, ये सब मिनरोलॉजी की मदद से सही जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी मिनरोलॉजी हमें समझाती है कि जमीन की ये छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक इंसानी जिंदगी और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के लिए कितने अहम हैं। पेट्रोलॉजी। अगर मिनरल्स जमीन के छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, तो रॉक्स उन ब्लॉक्स से बनी बड़ी इमारतें, और इन रॉक्स की पूरी कहानी को जानने वाला सब्जेक्ट है पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी हमें यह समझाती है कि रॉक्स किन मिनरल से बनी है, उनकी टेक्सचर और स्ट्रक्चर कैसी है, उनका आपस में क्या रिश्ता है। ये रॉक्स की ओरिजिन और क्लासिफिकेशन को डिटेल में बताती है। कोई रॉक अगर उगलते वॉल्केनो से बनती है, यानी इग्नियस, कोई नदी या समुद्री तहों में जमकर बनती है, यानी सेडिमेंट्री, और कोई ज्यादा दबाव और गर्मी में पुराने रॉक के बदलने से बनती है, यानी मेटामॉर्फिक। पेट्रोलॉजी सिर्फ थ्योरी नहीं है। इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में फाउंडेशन रॉक्स की ताकत जानने के लिए, रिसोर्स एक्सप्लोरेशन जैसे कोल, ऑयल, आयरन ओर के लिए, और जियो टेक्निकल स्टडीज में स्लोप स्टेबिलिटी समझने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। यानी आसान लफ्जों में पेट्रोलॉजी रॉक्स की जिंदगी की कहानी सुनाती है, वो कैसे पैदा हुई, कैसे बदली और कहाँ काम आएंगी। क्रिस्टलोग्राफी। आपने कभी हीरे की चमक, नमक के दाने की चौकोर शक्ल या बर्फ के नन्हे नन्हे क्रिस्टल देखे हैं? ये सब एक खास तरतीब यानी अरेंजमेंट से बने होते हैं, और इसी की स्टडी है क्रिस्टलोग्राफी। क्रिस्टलोग्राफी हमें यह समझाती है कि क्रिस्टल कैसे बनते हैं, उनकी शक्ल, सिमेट्री और इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी होती है। हर क्रिस्टल के एटम्स एक खास ऑर्डर में सजे होते हैं, यही उसे उसकी चमक, ताकत और खासियत देती है। यह हमें क्रिस्टल के ग्रोथ और क्लासिफिकेशन के बारे में भी बताती है, यानी कौन सा क्रिस्टल क्यूबिक है, कौन हेक्सागोनल और कौन मोनोक्लिनिक, सबकी अपनी कहानी है। मिनरल की पहचान में क्रिस्टलोग्राफी बुनियादी अहमियत रखता है। यही नॉलेज मटेरियल साइंस, जेम इंडस्ट्री और इंजीनियरिंग मटेरियल जैसे सीमेंट, सेमीकंडक्टर, अलॉयज में काम आती है। आसान लफ्जों में क्रिस्टलोग्राफी हमें यह बताती है कि जमीन के सबसे छोटे एटॉमिक डिजाइन किस तरह बड़ी दुनिया की प्रॉपर्टीज तय करते हैं। स्ट्रेटिग्राफी। जरा सोचिए, जमीन की परतें यानी लेयर्स जैसे एक बड़ी किताब के पन्ने हों। हर परत अपने अंदर एक कहानी छुपाए रहती है, किस जमाने की है, उस दौर में कैसा माहौल था और वहां कौन सी लाइफ मौजूद थी। स्ट्रेटोग्राफी हमें इन लेयर्ड रॉक्स की स्टडी करवाती है। ये बताती है कि कौन सी परत पहले बनी और कौन सी बाद में, यानी रिलेटिव एजेस समझाती है। इसमें फॉसिल्स की पहचान और डिपोजिशनल एनवायरनमेंट को समझना शामिल है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल बनाने में स्ट्रेटिग्राफी का अहम रोल होता है, क्योंकि यह जमीन के हिस्ट्री को सीक्वेंस में सजाकर सामने रखती है। आसान लफ्जों में स्ट्रेटिग्राफी हमें जमीन के इतिहास की डायरी पढ़ना सिखाती है। प्लांटोलॉजी। जैसे किसी पुरानी किताब के पन्नों पर
निशान बने रह जाते हैं, वैसे ही जमीन की चट्टानों में भी पुराने लाइफ फॉर्म के निशान दबे रहते हैं। इन्हीं को हम फॉसिल्स कहते हैं। प्लांटोलॉजी हमें फॉसिल्स और पुराने जमाने की जिंदगी यानी एंशिएंट लाइफ फॉर्म की स्टडी करवाती है। यह ऑर्गेनिजम्स के एवोल्यूशन का सबूत देती है, हमें बताती है कि उस वक्त का एनवायरनमेंट और क्लाइमेट कैसा रहा होगा। साथ ही यह चट्टानों की उम्र और उसकी आपस में फर्क यानी डेटिंग और कोरिलेशन करने में मदद करती है। यानी प्लांटोलॉजी हमें जमीन के पुराने जमाने की तस्वीर दिखाती है। स्ट्रक्चरल जियोलॉजी जमीन की सतह और गहराई में चट्टानें हमेशा वैसी नहीं रहती जैसी बनी थी। वक्त के साथ उन पर दबाव यानी स्ट्रेस और खिंचाव यानी स्ट्रेन पड़ता है, जिससे उनका स्ट्रक्चर बदल जाता है। यह चट्टानों में बनने वाले स्ट्रक्चर्स जैसे फोल्ड, फॉल्ट, जॉइंट्स और फ्रैक्चर की स्टडी है। यह बताती है कि जमीन की परतें यानी अर्थ क्रस्ट कैसे डिफॉर्म यानी बदलती हैं। स्ट्रेस और स्ट्रेन को समझकर यह चट्टानों की मजबूती और कमजोरी को एक्सप्लेन करती है। इंजीनियरिंग कामों में जैसे टनल, डैम्स और स्लोप्स की स्टेबिलिटी के लिए ये बहुत अहमियत रखती हैं। आसान लफ्जों में स्ट्रक्चरल जियोलॉजी हमें यह समझाती है कि जमीन की हड्डियां यानी चट्टानें स्ट्रेस और स्ट्रेन से कैसी टूटती या मुड़ती हैं। हाइड्रोजियोलॉजी पानी सिर्फ नदियों और झीलों में ही नहीं होता, बल्कि जमीन के नीचे भी बहुत बड़ी क्वांटिटी में मौजूद होता है। इसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। हाइड्रोजियोलॉजी इसी की स्टडी है। यह बताती है कि ग्राउंड वाटर कहाँ पाया जाता है और कैसे चलता है, यानी अकरेंस एंड मूवमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर। इसमें एक्यूफर्स, पोरोसिटी और परमेबिलिटी जैसे कॉन्सेप्ट समझाए जाते हैं। यह पानी की सप्लाई, इरिगेशन और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए बहुत अहम है। हाइड्रोजियोलॉजी यह भी जांचती है कि ग्राउंड वाटर का इंजीनियरिंग कामों में जैसे बांध, इमारतें, टनल पर क्या असर पड़ सकता है। यानी हाइड्रोजियोलॉजी हमें यह समझाती है कि जमीन के नीचे का पानी हमारी जिंदगी और इंजीनियरिंग दोनों के लिए कितना जरूरी है। जियोफिजिक्स सोचिए जमीन के नीचे क्या छुपा है। हमें तो सिर्फ सतह दिखती है, पहाड़, नदियां, मिट्टी, लेकिन जमीन का असली राज तो उसके अंदर छुपा है। अब सवाल है वो राज कैसे पता चले। यहीं पर जियोफिजिक्स काम आता है। ये क्या करता है, फिजिक्स के उसूलों को लेकर जमीन के अंदर झांकने की कोशिश करता है। जैसे अगर हम डेंसिटी को देखें तो पता चलता है कि अलग अलग हिस्सों में चट्टानों का वजन और बनावट कैसी है। ग्रेविटी से समझ आता है कि कहाँ भारी चट्टानें हैं और कहाँ हल्की। मैग्नेटिक फील्ड हमें बताता है कि जमीन के अंदर कौन से मिनरल छुपे हो सकते हैं। और सबसे मजेदार, साइस्मिक वेव्स जो अर्थक्वेक के वक्त जनरेट होती है, उनसे हमें जमीन की परतों की तस्वीरें मिलती हैं। यानी बिना जमीन को खोदे हम अंदर झांक सकते हैं। इसी वजह से इसका इस्तेमाल होता है इकोनॉमिक मिनरल्स को खोजने में, ताकि हमें सोना, लोहा या तेल जैसी चीजें मिल सकें। और अर्थक्वेक को समझने में, ताकि इंसान को कम से कम नुकसान पहुंचे। तो जियोफिजिक्स ऐसा है जैसे जमीन का एक्स-रे जो हमें उसके दिल और दिमाग की कहानी सुनाता है। जियोकेमिस्ट्री जमीन सिर्फ रॉक और मिनरल्स का ग्रुप नहीं है, बल्कि हर रॉक और मिनरल में केमिकल एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। जियोकेमिस्ट्री इन्हीं केमिकल कंपोजिशन को स्टडी करती है। यह बताती है कि रॉक्स और मिनरल्स में कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं और वो कैसे बटे हुए हैं, और समझाती है कि ये एलिमेंट्स जमीन के अंदरूनी और बाहरी प्रोसेसेस में कैसे बदलते हैं और इंटरैक्ट करते हैं। यह ओरजेनेसिस और एनवायरमेंटल स्टडीज के लिए बहुत अहम है। जियोकेमिस्ट्री रिसोर्स एक्सप्लोरेशन और पोल्यूशन के असेसमेंट में भी मदद करती है। यानी आसान लफ्जों में जियोकेमिस्ट्री हमें यह समझाती है कि जमीन के अंदर जो भी केमिकल एलिमेंट्स हैं वो कैसे काम करते हैं और इंसानी जरूरतों और एनवायरनमेंट पर उनका क्या असर है। फोटोजियोलॉजी आज के जमाने में जमीन की सतह को सीधे देखने के लिए हमेशा पैदल जाना जरूरी नहीं है। फोटोजियोलॉजी और रिमोट सेंसिंग हमें एरियल फोटोग्राफ्स और सैटेलाइट इमेजेस के जरिए जमीन की स्टडी करने का तरीका बताती है। यह हमें लैंडफॉर्म्स, रॉक टाइप्स और स्ट्रक्चर की पहचान करने में मदद करती है। खासकर उन एरियाज में बहुत काम आती है जो जमीन पर जाकर देखना मुश्किल या खतरनाक हो। इंजीनियरिंग सर्विस जैसे हाईवेज, डैम्स, टनल्स और नेचुरल हैजर्ड्स स्टडीज में इसका इस्तेमाल होता है। आसान लफ्जों में यह हमें ऊपर से जमीन को देखकर उसके सारे सीक्रेट समझने का हुनर सिखाती है।
इकोनॉमिक जियोलॉजी। जमीन में ऐसी बहुत सी चीजें मौजूद हैं जो हमारे लिए कीमती हैं। इकोनॉमिक जियोलॉजी इन्हीं रिसोर्सेज की स्टडी करती है। इसमें ओर्स, कोल, पेट्रोलियम और बिल्डिंग स्टोन शामिल हैं। यह बताती है कि इन रिसोर्सेज को कहाँ खोजा जाए और कैसे सूटेबल तरीके से निकाला जाए। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए यह बहुत अहम है। इकोनॉमिक जियोलॉजी हमें समझाती है कि जमीन के वो खजाने जिन्हें हम इंडस्ट्री और जिंदगी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हें कैसे खोजें और संभालें। माइनिंग जियोलॉजी। जमीन में मौजूद कीमती मिनरल्स और रॉक्स को निकालना सिर्फ कुदाल और हथौड़े से नहीं होता। माइनिंग जियोलॉजी हमें यह सिखाती है कि इन्हें सेफ और असरदार तरीके से कैसे निकाला जाए। इसमें सरफेस यानी ओपन पिट और सब सरफेस यानी अंडरग्राउंड माइनिंग के तरीके शामिल हैं। यह माइनिंग की प्लानिंग, डिजाइन और सस्टेनेबिलिटी पक्का करती है। माइनिंग जियोलॉजी यह भी बताती है कि रिसोर्स निकालते वक्त एनवायरनमेंट और सेफ्टी का ख्याल कैसे रखा जाए। यानी माइनिंग जियोलॉजी हमें समझाती है कि जमीन के खजानों को सेफ, स्मार्ट और स्टेबल तरीके से कैसे हासिल किया जाए। इंजीनियरिंग जियोलॉजी। जियोलॉजी सिर्फ जमीन को समझने तक सीमित या महदूद नहीं है। इसका इस्तेमाल सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में भी होता है। इंजीनियरिंग जियोलॉजी हमें यह समझाती है कि किसी भी कंस्ट्रक्शन के लिए जमीन, चट्टान और पानी की कंडीशन कैसी है। यह रॉक्स, सॉइल्स और ग्राउंड वाटर की इवैल्यूएशन करती है। यह जियोलॉजिकल हैजर्ड्स जैसे लैंडस्लाइड्स, अर्थक्वेक, फ्लड की पहचान और रोकथाम के बारे में जानकारी देती है। इसका मकसद है कि प्रोजेक्ट सेफ, स्टेबल और इकोनॉमिकल हो। इंजीनियरिंग जियोलॉजी हमें यह बताती है कि जमीन के हालात को समझकर हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट सेफ और इकोनॉमिकल तरीके से कैसे बना सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग जियोलॉजी या इंजीनियरिंग जियोलॉजी का इस्तेमाल। इंजीनियरिंग जियोलॉजी का खास मकसद है सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स को सेफ, स्टेबल और इकोनॉमिकल बनाना। इसके खास इस्तेमाल ये हैं: साइट इन्वेस्टिगेशन, इमारतें, पुल, टनल और डैम्स के लिए जमीन की स्टेबिलिटी और सूटेबिलिटी का असेसमेंट करना। फाउंडेशन डिजाइन, सॉइल और रॉक की प्रॉपर्टीज को समझकर मजबूत फाउंडेशन तैयार करना। स्लोप स्टेबिलिटी, हिल्स, एम्बैंकमेंट और एक्सकेवेशन में लैंडस्लाइड्स और सॉइल इरोजन का खतरा कम करना। ग्राउंड वाटर स्टडीज, कंस्ट्रक्शन और वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट में ग्राउंड वाटर का असर और कंट्रोल। मटेरियल सिलेक्शन, कंस्ट्रक्शन मटेरियल जैसे एग्रीगेट, रॉक्स और सॉइल की पहचान और सूटेबिलिटी। हैजर्ड असेसमेंट, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स और दूसरे जियोलॉजिकल हैजर्ड्स की पहचान और रोकथाम। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, हाईवे, रेलवे, टनल्स और डैम्स के लिए जियोलॉजी का इस्तेमाल। रोल ऑफ एन इंजीनियरिंग जियोलॉजिस्ट। इंजीनियरिंग जियोलॉजिस्ट का किरदार। जब कोई बड़ी बिल्डिंग, पुल या टनल बनाना होता है तो बस डिजाइन तैयार करना काफी नहीं होता। सबसे पहले जरूरत होती है जमीन की हालत को समझने वाली आंखों की। यही आता है इंजीनियरिंग जियोलॉजिस्ट का रोल। यह सबसे पहले साइट इन्वेस्टिगेशन करता है, जांचता है कि जमीन कैसी है, चट्टान कितनी मजबूत है और मिट्टी का तरीका कैसा है। फिर वह सभी जियोलॉजिकल डेटा की एनालिसिस करता है। कौन सी परत कहाँ है, पानी की सिचुएशन क्या है और नेचुरल हैजर्ड्स कहाँ हो सकते हैं। स्लोप्स और फाउंडेशन की स्टेबिलिटी का असेसमेंट करता है ताकि ढलान, गिरने या जमीन खिसकने का खतरा कम हो। आखिर में अपनी फाइंडिंग्स के बेसिस पर डिजाइन और कंस्ट्रक्शन के लिए रिकमेंडेशन देता है ताकि प्रोजेक्ट महफूज, मजबूत और किफायती बने। इंजीनियरिंग जियोलॉजिस्ट वह गाइड है जो जमीन की जियोलॉजिकल कंडीशन समझकर बड़े प्रोजेक्ट को सेफ और सक्सेसफुल बनाता है। सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस। प्रेजेंटेशन के आखिर में ये हैं सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस। हर सवाल को ध्यान से पढ़ें, टॉपिक की समझ के हिसाब से जवाब दें और किसी भी कॉन्सेप्ट में शक होने पर उसे दोबारा रिव्यू करें। सवाल हैं: डिस्कस हाउ जियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट गेन्ड इंपॉर्टेंस, एक्सप्लेन द ब्रांचेस ऑफ जियोलॉजी इन डिटेल, define engineering geology, how it evolved, write an account on the significance of geology in civil engineering, how the geological factors play a major role in construction failures, discuss। इंजीनियरिंग जियोलॉजी के आज के इस सफर में शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया। उम्मीद है कि इंजीनियरिंग जियोलॉजी की यह जानकारी आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। सिविल इंजीनियरिंग की अहम जानकारियों के लिए डॉक्टर ए क्लास को फॉलो करें। And of course, don't forget to like and subscribe the channel Dr. A Classes for more engaging lessons on core subjects of civil engineering. Thanks.